खट्टी मीठी कहानियाँ। अमन और मीनू की शादी को 25 साल होने वाले थे और 25 साल से अमन और मीनू अकेले ही पूरा घर संभालते थे। आज माँ जी के लिए नया चश्मा लाना है और फिर देव के कॉलेज भी जाना है। ओह, आज तो रेखा का जन्मदिन भी है। सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। मीनू, मीनू। हाँ, आई। जी, क्या हुआ? मैंने कल ही तुमसे कहा था कि मेरे इस शर्ट का बटन लगा देना, और तुम देव के कॉलेज क्यों नहीं गई? कल उसके टीचर दुकान में आए थे। वो मैं आज ही जाने वाली थी। तुम तो बस रहने ही दो, मैं ही चला जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे अपने कामों और बहानों से फुर्सत मिले तब ना जाओगी। मीनू उदास हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल घर के कामों में उलझकर समय ही नहीं मिल पाता। हाँ हाँ, जैसे मैं तो दिन भर बैठकर बस मक्खियाँ मारता रहता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम अपने इन मतलबों को अपने पास ही रखो, मुझे दुकान जाना है। मीनू और अमन में बहस हो ही रही थी कि तभी अमन की माँ माया के गिरने की आवाज आई और मीनू दौड़ती हुई गई। क्या हुआ माँ जी? आप ठीक तो है ना? माँ, कुछ नहीं बेटा, वो मेरा चश्मा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आज ही आपका नया चश्मा ले आऊंगी। तुम सारे दिन घर में आखिर करती क्या हो? माँ का एक नया चश्मा तक नहीं ला सकती? मैं आज ही ले आऊंगी, मैं आज ही जाने वाली थी। तुम्हारे बहानों की तो अब हद हो गई है मीनू। यह कहकर अमन गुस्से में दुकान चला जाता है कि तभी नंदिनी आकर मीनू से कहती है, जेठानी जी, आज ने इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ, मैं आ रही हूँ, अभी नाश्ता बना देती हूँ। मेरे लिए भी गट्टी की सब्जी बना दीजिएगा। ठीक है, मैं बना देती हूँ। मीनू सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी अमन के पिता नरेन मीनू को आवाज लगाते हैं, अमन की बहू, वो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। आई बाऊजी। मीनू नरेन का चश्मा ढूंढने जाती है। तब तक सारा नाश्ता जल जाता है। हे भगवान! मीनू नंदिनी की आवाज सुनकर दौड़ती हुई रसोई घर की तरफ आती है। ये तो सब जल गया। मैं सब समझती हूँ जेठानी जी, आपने ये सब जानबूझकर किया है ताकि इन्हें लेट हो जाए और इन्हें नौकरी ही ना मिले और आप सब पर अकड़ दिखा सके कि सिर्फ आपके पति ही घर चलाते हैं। नहीं नंदिनी, राजेश मेरा छोटा भाई है। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? मुझे सब पता है भाभी, पूरा घर बस आपका और भैया का ही गुणगान करता है। ऐसा नहीं है नंदिनी, तुम गलत समझ रही हो। वहीं दूसरी ओर राजेश इंटरव्यू जाने के लिए अमन की दुकान पर पैसे मांगने जाता है। दुकान में ग्राहकों की बहुत भीड़ होती है। भैया जरा वो पैसे। अमन ग्राहकों को लेकर पहले ही परेशान होता है और गुस्से में राजेश पर भड़क जाता है। सुबह सुबह दुकानदारी के समय ही आ जाते हो दिमाग खराब करने। भैया, आप दुकान चलाते हो तो इस बात की अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। अरे राजेश, सुन तो। थोड़ी ही देर बाद मीनू दुकान पर आती है। सुनिए, मुझे माँ जी का नया चश्मा लाना है, थोड़े पैसे। दुकान में कोई बिक्री ग्राहक है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। पैसे कोई पेड़ में नहीं उगते। अमन गुस्से में मीनू को कुछ पैसे निकाल कर दे देता है, पर वो आज रेखा का जन्मदिन भी है। तो मैं क्या करूं? हर रोज किसी न किसी का जन्मदिन होता ही रहता है। ये सब नंदिनी सुन लेती है। शाम को सब मिलकर राजेश और नंदिनी की बेटी रेखा का जन्मदिन मनाते हैं। मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए फ्रॉक लाई हूँ। हमें आपका कोई भी तोहफा नहीं चाहिए, अब कल ही इसे वापस कर दीजिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो नंदिनी? आखिर बात क्या है? अमन भैया ने राजेश को तो पैसे देने से मना कर दिया और आपको पैसे दे दिए। भैया दुकान चलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसों की अकड़ दिखाएंगे। मैंने कोई अकड़ नहीं दिखाई है भाई।
वो तो ग्राहक ज्यादा थे इसीलिए। राजेश और नंदिनी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। बड़ी माँ, आप हमेशा मेरे लिए अच्छे और महंगे तोहफे लाती थी, तो इस बार सिर्फ ये फ्रॉक क्यों? मीनू के पास रेखा के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था और रात के समय एक बार फिर अमन मीनू पर भड़क जाता है। जब तुम्हें पता था कि आज रेखा का जन्मदिन है तो तुम कुछ दिन पहले भी तो तोहफा ले सकती थी ना। वो दरअसल मुझे आज ही सुबह याद आया और जब मैंने दुकान पर आपसे कहा तो। दुकान में हजारों काम होते हैं, 1000 तरह के लोग मिलते हैं, कितना काम होता है तुम्हें पता भी है, लेकिन तुम्हारे पास तो बहानों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी राजेश जोरों से आवाज लगाता है, भाभी, भाभी। हाँ आई। क्या बात है भाभी, आज तो आप सबको दूध देना भी भूल गई। ओह हाँ, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। पता नहीं आजकल आपका दिमाग कहाँ रहने लगा है। पता नहीं आप दोनों आखिर चाहते क्या हैं। न भैया किसी काम के लिए पैसे देते हैं और ना ही आप अपना कोई काम ढंग से करती हैं। मीनू को राजेश की कही बातों का बहुत बुरा लगता है और मीनू की सास माया भी राजेश और मीनू के बीच की सारी बातें सुन लेती है। अगली सुबह, नंदिनी, मैंने मेरा, देव और तुम्हारे भैया का और माजी बाऊजी का नाश्ता बना दिया है। अब तुम्हें रेखा और राजेश को जो खाना है बना लो। आज के बाद मैं भी सिर्फ मेरा, मीनू और देव का ही खर्च उठाऊंगा। और हाँ राजेश, बाऊजी के पुराने दोस्त रामजी काका तुम्हें अपने यहाँ काम में रखना चाहते हैं। सारा काम हो गया है। अब मैं और माजी मिलकर आज से आसपास की सभी औरतों को सिलाई और बुनाई का काम सिखाएंगे। और मैं छोटे बच्चों को संगीत सिखाया करूँगा। नंदिनी, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। आजकल खर्चे कितने बढ़ गए हैं। तुम घर में ही कोई पार्लर क्यों नहीं खोल लेती, या फिर रेखा के स्कूल में भी पढ़ा सकती हो। अचानक से इस घर में कि उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? अमन और मीनू का बदला व्यवहार सभी के लिए चौंकाने वाला था। तभी मीनू और माया ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। कल रात माजी, बाऊजी, दूध। ये दूध अपने और अमन के लिए ले जा रही हो? जी माजी। ऐसा करो, अमन को यहाँ बुला लाओ। क्या बात है बाऊजी? मीनू और अमन डरते डरते जाते हैं। बहू, अब दरवाजा बंद कर दो। क्या हुआ माँ, बाऊजी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस तुम दोनों हमारी बातें जरा ध्यान से सुनो। देखो, रिश्ता एक अनोखा बंधन होता है, पर जब सारा बोझ एक के ही कंधे पर पड़ने लगे तो ये बंधन जंजीर बनने लगता है। आज के इस युग में खर्चों की कोई सीमा नहीं है, और ऐसे में जब एक ही इंसान सबका खर्च उठाएगा या सबके लिए काम करेगा तो उसे एक वक्त के बाद चिड़चिड़ापन आना लाजमी है। बेटा, जीवन में बदलाव की जरूरत हर किसी को होती है, और ऐसा करके तुम दोनों रिश्ते संभालने के बजाय रिश्तों को अपाहिज बना रहे हो। और इसका सीधा असर तुम्हारे अपने ही रिश्ते पर पड़ रहा है। तुम हर रोज बहू पर चिल्लाते रहते हो। शायद तुम दोनों भूल गए हो कि आज से 25 साल पहले तुम दोनों की लव मैरिज हुई थी। याद करो, क्या तब भी तुम दोनों ऐसे ही थे? ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अरे तो अब सोचना शुरू करो। शुक्रिया माजी, बाऊजी, आप दोनों की यह अनमोल सीख मेरी आने वाली 25वीं सालगिरह का सबसे सुंदर और कीमती उपहार है। अमन को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो मीनू। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन से सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाने और समझने लगे और मिलजुल कर खुश रहने लगे। सुनीता और विनोद की शादी को 2 बरस हो गए थे। वैसे तो जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था,
परंतु एक बात थी जो उन दोनों के अतिरिक्त सुनीता की सास मंजू को भी अकर रही थी। वो ये कि सुनीता ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। देख बहू, मैंने तो ब्याह के दूसरे ही दिन घर में ऐलान कर दिया था कि साल भर के अंदर मुझे अपनी गोद में पोता पोती चाहिए। 2 बरस होने को आए तुम्हारे ब्याह को, लेकिन तेरे पैर भारी नहीं हुए। अब पोते पोतियों का मुंह देखने का समय है। बहुत इंतजार कर लिया मैंने। अब तुम लोग डॉक्टर से मिल आओ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। सास मंजू की बात सुनीता को थोड़ी अकड़ी तो थी, लेकिन घर के बड़ों की इच्छा समझ उसने विनोद से कहकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली। आपके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा और वेट कर सकते हैं, उसके बाद मैं दवाइयाँ शुरू करूंगी। सुनीता और विनोद घर लौट आए थे। डॉक्टर की बात से उन्हें बहुत तसल्ली मिली थी। हर महीने विनोद उम्मीद भरी निगाहों से सुनीता की ओर देखता, लेकिन निराश सुनीता ना में गर्दन हिला देती। यूं ही इंतजार करते करते 2 साल और बीत गए। अब तो मेरा भी दिल घबराने लगा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कहीं जाती हूँ तो सब मुझे बेचारी की नजर से देखते हैं। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। मेरी सभी सहेलियां माँ बन गई और एक मैं हूँ जो हर महीने बस इंतजार ही करती रह जाती हूँ। चिंता क्यों करती हो पगली? ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। हमारे घर जरूर खुशियां आएंगी। तुम बस धैर्य रखो। अच्छा, कल किसी और डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। अब धीरे धीरे ये इंतजार लंबा होता जा रहा था। डॉक्टर की दवा, नीम हकीम, सबको दिखाकर वे दोनों थक चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। मेरी सहेली ने पूजा की विधि बताई है। 21 दिन हवन करना होगा, उसके बाद देखना तेरी गोद जरूर भर जाएगी। जी माँ, जैसा आप कहें। एक के बाद एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, जिसने जहां भी कहा वो श्रद्धा से सर झुकाते रहे, किंतु ईश्वर ने तब भी उनकी नहीं सुनी। यूं ही उम्मीद में नजरें बिछाए यहाँ वहां दौड़ते भागते 10 वर्ष बीत गए, लेकिन सुनीता की कोख सुनी की सुनी ही रही। लगता है इस जन्म में पोते का मुंह देखना मेरे भाग्य में नहीं है। हे भगवान, न जाने किस घड़ी में मैं इसके रूप पर मोहित होकर इसे बहू बनाकर लाई थी। सास मंजू के ताने सुनकर सुनीता आंसू बहाती, लेकिन ईश्वर की मर्जी के सामने वो बेबस थी। बात कड़वी है, लेकिन शायद यही हमारा भाग्य है। हमारे भाग्य में संतान नहीं है सुनीता। इस सच को हम जितना जल्दी स्वीकार लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मुझे ये सच स्वीकार नहीं है। ऐसे कैसे आस छोड़ दूं? मेरा दिल ममता बरसाने को कितना बेचैन है, आप नहीं समझ पाओगे। सुनीता की हालत विनोद से देखी नहीं जा रही थी। तनाव उसको जकड़ता जा रहा था। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? नहीं नहीं, मुझे अपना ही बच्चा चाहिए। आप तो जानते ही हैं, माँ जी कभी तैयार नहीं होंगी। शायद ईश्वर ने हमें एक नेक काम के लिए चुना है। माँ की तुम चिंता मत करो, बस अपना मन पक्का कर लो। माँ से मैं बात कर लूंगा। माँ, हम दोनों ने एक निर्णय लिया है कि हम बच्चा गोद लेंगे। क्या कहा? नहीं नहीं, मैं अपना धर्म भ्रष्ट करने नहीं दूंगी। न जाने कौन जात का होगा, किसका खून होगा। मेरे जीते जी मैं ये अधर्म नहीं होने दूंगी। माँ, बच्चा जन्म से नहीं, परवरिश से इंसान अच्छा या बुरा होता है। हम उसे पालेंगे, अच्छे संस्कार देंगे। तुम अपने मन से ऐसी बातें निकाल दो। मेरी खुशी के लिए राजी हो जाओ माँ। विनोद के बार बार समझाने पर
मंजू बच्चा गोद लेने के लिए तैयार हो जाती है। अनाथालय से उन्होंने एक 3 महीने का बच्चा गोद ले लिया। बच्चे के आने से घर में खुशियां आ गई। सुनीता को तो मानो जीने की वजह मिल गई थी। उनके सोने से आंगन में अब किलकारियां गूंजने लगी। बेटे के पहले जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारियां की हैं मैंने। सभी रिश्तेदारों को बुलाऊंगी, खूब रौनक करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने सारे अरमान पूरे कर लो। किसने रोका है? हमारा मुन्ना पूरा 1 साल का होने जा रहा है। सुनीता और विनोद की खुशियां को जाने किसकी नजर लग गई। जन्मदिन से 10 दिन पहले दस्त लगने से मुन्नी की तबीयत बिगड़ गई। माँ जी, विनोद, देखिए ना इसे क्या हो रहा है। पूरा शरीर पीला पड़ता जा रहा है। जल्दी से अस्पताल लेकर चलिए। विनोद और सुनीता मुन्ना को लेकर अस्पताल भागते हैं, लेकिन मुन्ने को बचाया ना जा सका। सुनीता बिल्कुल टूट गई थी। उसने सबसे मिलना, बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। विनोद, छोटी की गोद भराई का कार्यक्रम है। उसकी मदद करने के लिए मैं 2 दिन पहले ही जा रही हूँ। तुम भी समय से पहुंच जाना। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है मां। सुनीता, मुन्ने को गए 6 महीने बीत गए हैं। कब तक यूं कमरे में घुटती रहोगी? तुम्हारा कोई दोष नहीं है। होनी को शायद यही मंजूर था। आज छोटी की गोद भराई है, तुम भी साथ चलो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। सुनीता और विनोद छोटी की गोद भराई में पहुंच गए थे। सुनीता को देखकर पार्टी में आई कई महिलाएं खुसर खुसर करने लगी। बहू, मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी को मत बुलाना। इस अपशगुनी को क्यों बुलाया तुमने? बांझ तो थी ही, किसी और का बच्चा गोद लिया, उसे भी खा गई। अपने पास तो फटकने भी मत देना इसको। इसकी परछाई से भी दूर रहना तुम। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहीं की नहीं रहोगी, समझ लेना। विनोद और सुनीता को छोटी की सांस की सारी बातें सुनाई दे रही थी। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। सुनीता उसी समय वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी रुक जाओ सुनीता, कहीं नहीं जाओगी तुम। जाने दीजिए मुझे। अगर मेरे कारण छोटी के बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैंने कहा ना सुनीता, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या बच्चे पैदा ना करने वाली औरत बांझ और अपशगुनी होती है? तो जो आदमी बाप ना बन सके उसे क्या कहते हैं तुम्हारा समाज? तुम बांझ नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। कमी मुझ में है, लेकिन मेरा पुरुषत्व मुझे इस सच को स्वीकार करने से रोकता रहा। तुम्हारी रिपोर्ट्स दिखाने जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा। देखिए विनोद जी, आपकी पत्नी के सभी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे लगता है आपको भी अपनी जांच करा लेनी चाहिए। हम ऐसे केस में पति पत्नी दोनों को जांच की सलाह देते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए, मैं जांच करा लाता हूँ। अगले दिन माफ कीजिए विनोद जी, आपकी रिपोर्ट्स के अनुसार आप कभी पिता नहीं बन सकते। बेहतर होगा आप किसी बेबी को गोद ले लें। यूँ डॉक्टरों के पास धक्के खाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मैं उसी समय ये बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाया। मेरे झूठे अहंकार ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया। मुझे लगता था कि बात सामने आएगी तो लोग मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाएंगे और शायद तुम भी मुझे तुच्छ नजरों से देखोगे। अपने झूठे पुरुषत्व की रक्षा करने के लिए मैंने तुम्हारे स्त्रीत्व की बलि चढ़ा दी। बच्चा ना पैदा होने से अगर कोई अपशगुनी बन जाता है तो अपशगुनी मैं हूं, सुनीता नहीं।
मेरी कमी की सजा आप लोग उसको मत दीजिए। औलाद के गम में पगला गया है तू। क्या नफशना बक रहा है? सुनीता बांझ है, ये बात सभी जानते हैं। बहन जी ठीक ही बोल रही है। ऐसे शुभ काम में इसको क्यों लाया तू? बस करो माँ, तुम तो सच जानती हो, तब भी नाटक कर रही हो। अब इस अपराध का बोझ और नहीं उठता मुझ पे। तुमने भी सब जान के बूझ पे कौन सा कम ताने दिए हैं। तुम तो एक औरत थी माँ, उसको संभाल सकती थी, लेकिन तुमने भी कभी उसके जख्मों को कुरेदने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या माँ जी सब पहले से जानती थी? माँ मेरी दूसरी शादी कराने के पीछे पड़ी थी। अगर मैंने सच न बताया होता तो कब का दूसरी बहू लाने के लिए घर में बवाल मचा चुकी होती है। अब बस आज के बाद कोई सुनीता को बांझ होने का ताना नहीं देगा। अगर बच्चा ना पैदा कर पाना कोई अपराध है तो सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ। अब शगुनी मैं ही हूँ। सुनीता में कोई कमी नहीं है। अगर आज यहाँ गोद भराई के बीच से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा, सुनीता नहीं। आइए भैया भाभी, मेरी गोद भराई का पहला शगुन आप दोनों के हाथ से ही होगा, ताकि मेरा आने वाला बच्चा अपनी जीवन साथी को आपकी ही तरह प्यार और सम्मान देना सीख पाए। आप दोनों ही कहीं नहीं जा रहे। माँ, आप अब एक भी शब्द और नहीं कहेंगी। मुझे माफ कर दे बहू। समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। आप तो मेरी माँ है, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक नया सवेरा सुनीता और विनोद का इंतजार कर रहा था। एक बोझ जो बरसों से उनके मन पर था, आज उतर जो गया था। बिमला के इकलौते बेटे का नाम है प्रलय। पति के देहांत के बाद बिमला ने अपने बेटे की परवरिश बहुत ही अच्छी तरह से की है। अब प्रलय बड़ा हो चुका है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। वो एक स्कूल में नौकरी करता है। बहुत सारी लड़कियों को देखने के बाद अंततः सपना उन्हें पसंद आती है। विमला। अरे बुआ, आइए आइए, पान खाएंगी? हाँ, एक लगा दे। अरे हाँ बिमला, कल जो तू लड़की देखने गई थी वो पसंद आई या नहीं? हाँ बुआ, बहुत सुंदर है देखने में। गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर। सिर्फ सुंदरता ही देखकर चली आई? हमारा बेटा स्कूल मास्टर है, उसकी होने वाली बीवी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये तो आपने सही कहा बुआ, वो लड़की एमए पढ़ी हुई है। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। एमए पढ़ी हुई एक सुंदर लड़की मैं अपने प्रलय के लिए लेकर आऊंगी। चलो बाबा, सुनकर तसल्ली हुई। हाँ बुआ, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बिन बाप के बेटे को एक अच्छी सी लड़की के साथ बांध दूं, यही तो इच्छा थी मेरी। और ये इच्छा तेरी पूरी हो। इतने दिन की तेरी जिम्मेदारी अब कुछ तो कम हो जाएगी। शादी वाले दिन बेटा और बहू को आशीर्वाद देने जरूर आना बुआ। हाँ हाँ, जरूर जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शादी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग सपना को देखकर बहुत खुश हुए। अरे चावल क्यों? मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था ना कि मैं दोपहर के टाइम चावल नहीं खाती, सिर्फ दलिया खाती हूँ। ये क्या बात हुई? तुम दोपहर के समय चावल नहीं खाओगी? पर क्यों बेटी? चावल खा खा कर मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। आप लोगों की तरह मोटी हो जाऊं तो चलेगा क्या? ये सब तुम क्या कह रही हो? अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है?
देखिए, ऐसा वैसा मैं नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे स्लिम और सुंदर दिखना है। कल से मुझे दोपहर के समय सिर्फ दलिया दीजिएगा और रात के वक्त उबली हुई सब्जियाँ। खाने को इस तरह छोड़कर नहीं उठते बेटी, खाकर जाओ। नहीं, मैं फल खा लूंगी। तुम्हारा घर बहुत गंदा है। इस गंदगी में रहकर तो मुझे एलर्जी होती है। ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो कुछ दिन पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की गई है, रंगाई पोताई की गई है। सुनो, सफाई रेगुलर होनी चाहिए। उस तरह सिर्फ एक दिन सफाई करवाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, बताओ, तुम्हें बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नौकर रखना पड़ेगा जो हर दिन मेरे कमरे को साफ करेगा और हर 2 दिन पर इस पूरे घर को। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और सुनो, मैंने ऑनलाइन एक एसी का ऑर्डर दिया है, परसों आ भी जाएगा। तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अरे यार, पहले ही शादी में इतना खर्च कर चुके हैं हम, अब नई एसी कहाँ से लाएंगे? क्या मुसीबत है, मुझे इस गर्मी में नींद नहीं आती। जो कहती हूँ वही करो, और कब कितना खर्च किया है ये सब मैं सुनना नहीं चाहती। तो फिर माँ कैसे सो पाएगी बताओ? उनके लिए भी तो एक एसी लाना चाहिए ना। अरे, तुमने तो कहा कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर 2 एसी कैसे खरीदोगे? अच्छी बात है। तुम बैठे बैठे अपनी माँ के बारे में सोचो, मैं चली सोने। विमला, ओ विमला। अरे बुआ, आइए आइए, शादी में क्यों नहीं आई थी? अरे मैं अपने बेटे के साथ काशी चली गई थी उसी वक्त, इसीलिए नहीं आ पाई थी। ओह, काशी गई थी? रुकिए रुकिए, बहू, एक लोटा पानी लाना। लो बुआ, तुम्हारे काशी में कमाए हुए पुण्य को मैंने ले लिया। बहू, प्रणाम करो बुआ को। सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मैं आप लोगों की तरह कोई बैकडेटेड रीति रिवाजों को नहीं मान सकती। मैं चलती हूँ। पहले पार्लर जाऊंगी, उसके बाद मॉल। घर सजाने की कुछ चीजें खरीदनी है। लौटते हुए रात हो जाएगी। वाह विमला, बड़ी शिक्षित बहू लेकर आई है तू। चल, बहू की मुंह दिखाई तो हो गई, अब मैं चलती हूँ। कई साल बीत गए। प्रलय और सपना की अब एक बेटी है। आज उसका 5वां जन्मदिन है। सुनो, मेरी ममेरी बहन की बेटी को भी कहना होगा, और मेरे कुछ 55 दोस्त आएंगे। क्या? 55? हाँ, इसमें इतना आश्चर्य होने की क्या बात है? और सुनो, वो लोग तुम लोगों की तरह ऐरे गहरे नहीं है, हाई प्रोफाइल फैमिली से हैं। इसीलिए उन लोगों के लिए अलग से ड्रिंक्स का इंतजाम करना होगा। सपना, ये बच्ची का जन्मदिन है, उसकी शादी नहीं है। आह प्रलय, जब बहू यही चाहती है तो तुझे उन्हें कहना भी होगा और उनकी मेहमान नवाजी भी करनी होगी। माँ, तुम हमेशा उसका सपोर्ट मत किया करो, वरना उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बता देता हूँ मैं एक मामूली सा सरकारी मुलाजिम हूँ। आहा, तो हो सके तो अपनी मौसी को मत बुला, उनका नाम काट दे। और इसके अलावा वो विधवा है, शुभ काम में आकर वो करेंगे भी क्या? क्या मतलब? मैं अपने ही परिवार वालों का नाम लिस्ट से हटा? वही तो, बहू ठीक कह रही है। स्टार्टर में कुछ जबरदस्त होना चाहिए, जैसे कि क्रिस्पी चिकन या पनीर टिक्का टाइप्स। सुनो, तुम कैटर से कहना कि वो आकर मुझसे मिले। और हाँ, मैंने ऑनलाइन मिमी के लिए कपड़ा देखा है, कुछ 12,000 का। कल उसकी डिलीवरी आ जाएगी, तुम पैसे देकर जाना। तब तक मैं जाकर पार्लर में कॉल कर लेती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। प्रलय और सपना की बेटी मिमी अब स्कूल में भर्ती हो गई है। स्कूल बहुत ही बड़ा और नामचीन है।
इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता पिता बहुत ही अमीर हैं। वे सभी अपने गाड़ियों से बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल आते हैं। ये देखकर सपना का सर चकराने लगता है। मन ही मन वो सोचती है अब एक गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। बेटी को महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हो, लेकिन उसका स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास गाड़ी होनी चाहिए, ये बात तुम्हें किसने बताई? खुद तो कभी गए नहीं तो तुम्हें कैसे पता होगा? और इसके अलावा तुम जैसे कपड़े पहनते हो ना, लोग तुम्हें देखकर सिर्फ हा हा करके हंसते ही होंगे। और वैसे भी मुझे कितने एटिकेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं तुम क्या जानो। आज मुझे और भी महंगे पार्लर में जाना है, फेशियल हेयर रिमूव करवाने हैं, ब्लीचिंग करवाना है। जो तुम्हारे मन में आए करो, लेकिन मैं कह देता हूँ मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता। पहले ही मैं बहुत सारा लोन ले चुका हूँ। हर बात की एक लिमिट होती है। लिमिट वर्ड गरीबों के लिए है। तुम रहने दो, मैं चलती हूँ। मेरे पास तुमसे फालतू का बहस करने का वक्त नहीं है। आए बड़े गवार कहेंगे। मेरे चेहरे में बहुत जलन हो रही है। वो ब्लीचिंग करने से जरा जलता है मैम। उफ, बहुत जलन हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप इसे पोंछ दीजिए। आप बहुत हड़बड़ाती हैं मैम। ये क्या? मेरा चेहरा जलकर काला कैसे हो गया? हाय हाय, ये क्या किया आप लोगों ने? जरूर आपको पहले से एलर्जी रही होगी मैडम, आपने तो बताया नहीं हमें। मेरे इस चेहरे को आप अभी इसी वक्त ठीक कर दीजिए। ये तो पॉसिबल नहीं है मैम। इसके बाद से ही मिमी अपनी कुरूप माँ को देखकर डरती है और उसके पास जाना बंद मैं कर तेरी देती है। माँ हूँ मिमी, जाओ बेटा अपनी माँ के पास जाओ। छी, तुम कितनी डरावनी हो। मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। तुम चली जाओ। मैं अपनी दादी के पास ही रहूंगी। हे भगवान, ये कैसी सजा दी तुमने मुझे। मैंने खुद ही अपना सर्वनाश कर लिया। ये सब मेरे अहंकार का ही नतीजा है। चुप हो जाओ बहू, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपका बेटा भी मुझे नींद में देखकर डर जाता है, इसीलिए वो दूसरे कमरे में सोता है। ये कैसा सर्वनाश हो गया माँ मेरे साथ। मैं अपने पापों का फल भुगत रही हूँ। ये सब मेरे पापों का ही परिणाम है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। सुनो, तुम फिक्र मत करो। प्लास्टिक सर्जरी नाम का एक इलाज होता है। अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने सारे गहने बेचकर तुम्हें फिर से पहले की तरह ही सुंदर बनवाकर वापस ले आऊंगी। तुम निश्चिंत रहो बहू। माँ, माँ, माँ। पचास साल की वीना एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिला थी। आज से 28 साल पहले जब वो 22 साल की थी तो उसकी शादी अजय से तय हुई थी। चूंकि वीना की मां सुलेखा को कैंसर था और वो कुछ ही दिनों की मेहमान थी, इसलिए जब वीना बीए फाइनल ईयर में थी तो आनन फानन में उसकी शादी तय हो गई थी। अजय की मां ने दहेज में काफी सारे रुपए की डिमांड की थी, जिसे वीना के रिटायर्ड टीचर पिताजी रमेश वर्मा ने अपने इकलौते घर को बेचकर पूरा किया था। सुलेखा, तुम खुश तो हो ना? अगले 15 तारीख को मैंने वीना की शादी अजय से तय कर दी है। लेकिन श्रीवास्तव जी, वो लोग तो बहुत पैसे दहेज में मांग रहे थे। इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? वो कुछ प्रोविडेंट फंड के पैसे
और बैंक से लोन लेकर हो जाएगा। इतना कहते कहते रमेश वर्मा की आंखों में आंसू आ गए। रूंधे गले से वीना से पानी मांगा। वीना जो दरवाजे के पीछे पल्लू पकड़कर पिताजी के बातों को सुन रही थी, दौड़कर पानी ले आई। ये लो पिताजी, घड़े का ठंडा पानी। मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे मिलने आएंगे तो मुझे उठा देना। ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं आपको उठा दूंगी। आप आराम से सोइए। बेटी, मुझे भी दवाई दे देती तो मैं भी खाकर सो जाती। हाँ माँ, अभी लाई। अभी वीना माँ को दवा खिलाकर खुद खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर कुछ लोग आ गए। वो लोग वर्मा जी को आवाज लगा रहे थे। वर्मा जी ने उन लोगों को अपना सारा फ्लैट दिखाया। फिर वो लोग चले गए। पिताजी, ये लोग कौन थे और हमारे मकान को देखने क्यों आए थे? बेटी, ये लोग हमारे मकान के कस्टमर हैं। मैंने इन्हें अपना सारा मकान बेच दिया है। उन्होंने 2 महीने रहने की इजाजत दी है हमें। लेकिन पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने और माँ ने कितनी मेहनत और अरमानों से इस घर को बनाया था। देखो बेटी, तेरी माँ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बोला है कि वो बस 20-30 दिनों के ही मेहमान है। तुम्हारी शादी उसके जीवन का इकलौता सपना बचा है और उसे हमें पूरा करना ही होगा। और श्रीवास्तव जी की पत्नी मालती ने इतना दहेज मांगा है कि वो बिना घर बेचे देना संभव नहीं था। लेकिन पिताजी, फिर आप कहाँ रहेंगे इस बुढ़ापे में? वो बेटी, पूरी जी याद है तुझे? वो मेरे स्कूल के अकाउंटेंट। हाँ हाँ, वो काले काले टकले से जो हैट पहनते थे। हाँ वही। उन्होंने एक बड़ा सा घर बनाया है। उन्होंने मुझे बोला कि 2 रूम का फ्लैट खाली है और उसके बिल्डिंग के 10 बच्चे भी ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। फ्लैट में रहने के बदले पूरी जी के पोते पोती को भी पढ़ाना होगा। लेकिन पिताजी, अपने घर में रहने वाले को किराए का घर कैसे एडजस्ट होगा? तेरी शादी और तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं वैसे भी इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगा। वहाँ पूरी जी और बिल्डिंग के लोगों से बात करके दिन कट जाएगा। अब बताओ, इतने अच्छे ऑफर को मैं कैसे मना करता। वीना की शादी हो जाती है। वीना की शादी के 14 दिन बाद उसकी माँ सुलेखा का निधन हो जाता है। कुछ दिनों बाद वीना के पिताजी पूरी जी के यहाँ किराए में फ्लैट में रहने चले जाते हैं और 3 वर्षों बाद उनका भी देहांत हो जाता है। वीना ससुराल में पति के सपोर्ट से मसालों का बिजनेस स्टार्ट करती है, जिसका टर्नओवर लाखों में चला जाता है। वीना और अजय का बेटा 27 वर्ष का सुमित आज बैंक मैनेजर है। उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की सुनंदा का रिश्ता आता है, लेकिन आज भी उनकी सास जिंदा है और वह बिना दहेज के शादी करने के खिलाफ है। माँ, सुनंदा एक अच्छी लड़की है। उसके पिताजी रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं, लेकिन वे लोग उतना दहेज नहीं दे सकते। मुझे मालूम है बेटा कि तुम्हें वो पसंद है। ठीक है, सुनंदा को मुझे संडे को रेस्टोरेंट में मिलवाना। पर माँ, दादी जी तो बिना दहेज के लिए मानेंगी ही नहीं, और तू तो जानती है ना कि उनकी बातों को कोई टाल नहीं सकता यहाँ पे। तू पहले मिलवा तो सही, फिर देखेंगे क्या करना है। संडे को सुमित सुनंदा को अपनी माँ से एक रेस्टोरेंट में मिलवाता है।
हाय सुनंदा बेटा, मैं सुमित की माँ हूँ। नमस्ते माँ जी। मैं सुमित को खोना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि इतना दहेज दे सके। हम 3 बहनें हैं। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिताजी ने किसी तरह हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। मुझे मालूम है बेटा, आज से 28 साल पहले मैं भी तुम्हारी जैसा सिचुएशन झेल रही थी। मकान, माँ, पिताजी सभी को खोकर मेरे दहेज का इंतजाम हुआ था। अच्छा तू बता, क्या तूने कभी एक्टिंग की है? माँ जी, मुझे रोना आ रहा है और आपने मेरी हॉबी को जानने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। शायद मेरी किस्मत में सुमित के साथ मेरी शादी नहीं लिखी है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ चल दी? तुम आजकल के यंगस्टर्स में यही सब्र की कमी है। हैव पेशेंस। अरे मैं जब शादी होकर आई थी तो मेरी सास एकदम कड़क थी। मेरा मकान बिक चुका था, माँ पिताजी दोनों चल बसे थे और सुमित 1.5 साल का था। मैंने हार नहीं मानी बेटा और मसालों का करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। सॉरी माँ जी, दरअसल वो मेरा ध्यान शादी टूटने पर था। हाँ, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। शाबाश। तो अब हम सास और बहू मिलकर मेरी सास को उल्लू बनाते हैं। मैं अपने बिजनेस से तुम्हें दहेज लोन दूंगी, तुम मेरे बिजनेस का अकाउंट देख लेना। इस तरह 7-8 साल में लोन चुक जाएगा तुम्हारी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। पहली बार बहू नहीं, सास को दहेज देते सुन रही हूँ। दहेज नहीं, लोन। लोन होगी आपके लिए, लेकिन हमें एक्टिंग तो दहेज की ही करनी है ना। अच्छा बच्ची, अभी से ही एक्टिंग में घुस गई। गुड जॉब। इस तरह सास वीना ने दहेज देकर बहू सुनंदा को अपने घर ले आई। फिर प्लान के अनुसार दोनों सास बहू मिलकर बड़ी सास लता श्रीवास्तव को सबक सिखाना शुरू किया। हेलो मॉम, आज हमारी शादी की 1 वीक हो गई है, यानी पूरे 7 दिन हमने बिना लड़ाई झगड़े के निकाल लिया। इसलिए पार्टी तो बनती है ना। अच्छा, हमने तो 50 साल बीतने पर एक पार्टी की थी बस। आजकल की छोकरियों का शौक तो देखो, मिनट मिनट पर पार्टी चाहिए। इनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता। माँ को मॉम बोलेगी, फिर मोमबत्ती बनाकर जला देगी। हेलो बुद्धि मॉम, मैं अपनी मॉम से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। वैसे भी इतना दहेज देकर मैं यहाँ खाना बनाने थोड़ी ही आई हूँ। अगर खाना ही बनाना होता तो मैं रेस्टोरेंट नहीं खोल लेती क्या, वो भी दहेज के आधे पैसे में। और हाँ, तेरे बेटे और पोते की जितनी सैलरी है उससे कहीं ज्यादा सैलरी मैं अपने हेड शेफ को देती। सुन रही हो ना बहू, कैसी बदतमीज को बहू बनाकर लाई हो। मैं बुढ़ी हूँ? हाँ, अरे मैं भी 2000 रुपए दहेज देकर आई थी और तुम भी तो 20 लाख रुपए दहेज देकर आई थी, लेकिन इसके जैसी लीला किसी ने नहीं की। लेकिन मैं तो पूरे 50 लाख रुपए दहेज देकर आई हूँ, ताकि तेरी जैसी बुढ़ी की जिंदगी अच्छी तरह से कट सके। ओए ओए सुन, तेरे बाप से 50 गुना ज्यादा दौलत मेरे ये छोड़ कर गए हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर हमसे 50 लाख की भीख क्यों मांग रही थी और क्यों कह रही थी कि 50 लाख से कम होने पर शादी नहीं होगी? तभी लता श्रीवास्तव का बीपी हाई हो जाता है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। सुनंदा दौड़कर उसके पास जाती है और लता श्रीवास्तव को जमीन पे लिटाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर जोर जोर से दबाती है। सीपीआर से तुरंत लता श्रीवास्तव के ब्लड में फिर से ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल हो जाती है। फिर वो उन्हें नर्सिंग होम में एडमिट करवाती है। डॉक्टर बताता है कि अगर सीपीआर तुरंत ना होता तो आज लता देवी इस दुनिया में नहीं होती। बहू, वो इधर क्यों खड़ी है? उसे जरा पास बुलाना। बहू, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। बहू नहीं, बेटी बोलो। मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन आज मुझे 2 बेटियां मिल गई हैं। सॉरी दादी जी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। अरे बेटी, सॉरी तो
मुझे कहना चाहिए तुम्हें, तुम्हारी जैसी बहू को तो सास को दहेज देकर लाना चाहिए।